आपने गरिष्ठ परोसा है कि उस्ताद ने भी आपको बहुत अच्छा किया, तो फिर आपने उनका भी एक कोट ले लिया कहीं से। तो इसमें कुछ सवाल मेरे पास पाकिस्तान से बाहर से भी आए हैं जो मैंने उस्ताद के सामने रखे हैं, वो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और उस्ताद की आदेश की पालना करते हुए और मैं अपनी तरफ से भी जो सहज रूप में है, हम में से कुछ लोग पढ़ते हैं। देखिए ये उस्ताद कह के इसे आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर? मेरे अलावा सबको आ रही है। बहरहाल ये अब इसे अगर आप परिचर्चा को हाँ दे रहे आ रही है सर? नहीं यार, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मजा नहीं आ रहा। हाँ, बोलने वाले को खुद को भी तो मजा आना चाहिए, वरना आप बोले और आप सुने, मैं बोलूं और मेरी खबर सुने तो क्या बोलना हुआ। पर मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, एक तो मुझे झंडे न चढ़ाया जाए, एक मेरा जुलूस न निकाला जाए, दो, और तीसरी बात मैं आपसे बहुत ही मद्दबाना, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको हुक्म देता हूँ कि ये उस्ताद ने ये कहा बैंड के सामने ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मेरे सामने तो सारी शरारतें कर सकते हो, तो एक बौद्धिक शरारती सही, इसलिए खुदा के लिए, ताकि मैं असहज न हूँ, वरना ये होगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कोई इस कॉलेज में नहीं आया हूँ, मैं कॉलेज किसी क्लास में आ गया हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो खुदा के लिए मैंने ये काम इसीलिए छोड़ दिया था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है तोते पढ़ा रहा हूँ, बोल बेटा हली हली बोलो, तो वो कभी हली हली बोलता, कभी कभी राम राम बोलता, राम राम बोलता। तो खुदा के लिए ये न कीजिए, एंड आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपके इंटरप्शन में मुझे सांस मिल गया, क्योंकि मैं तो ये राजेश की तरह तकल्लुफ में न लाइए। हाँ तकल्लुफ कर, मुझे भी शर्म आने लगी, माँ का कहाँ सीन कटा के बैठ लो, बछड़ा में आके बैठ गया। देखिए, एक तो पुस्तकें पढ़ के कुछ सीखा जाता है, और इसमें मैं राजेश जी को भी रखूंगा, बहुत पढ़ते हैं वो, वहाँ से सीखते हैं। कुछ लोग जीवन से सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, मतलब और लोग ऐसे भी होते हैं जो पुस्तकों के साथ कम संबंध रखते हैं, जीवन के साथ अधिक संबंध रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ संतुलित संबंध रखते हैं। तो अब मैं जिनको निवेदन कर रहा हूँ अपनी बात हमारे बीच जीने का अर्थ के संदर्भ में रखने के लिए, वो मेरे बहुत आत्मीय मित्र भी हैं और बहुत सृजनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। अपने आकाशवाणी के अलावा भी कई जगहों पर झंडे गाड़े, कमेंटेटर भी रहे, तो दुनिया भी आपने उस तरह भी देखी है, और एक सहजता है उनकी अभिव्यक्ति में, उसके साथ साथ एक मुलायमियत है, ऐसा मैं कह दूं मुकुल गोस्वामी के लिए। तो वो क्योंकि माँ से माँ मिलता है तो वो बुरा नहीं मानेगी। मैंने उनकी कुर्सी को हिलते हुए देखा तो मैं सोच रहा हूँ अपना वाक्य छोटा करके कह दूं, आ जाओ आप। तो मुकुल ऐसा व्यक्तित्व है कि वो गंभीरता में भी हास्य वाला जो हिस्सा अपने अंदर का है, उसको छुपा कर भी नहीं रखता है, उसको जगा कर भी रखता है। इसके लिए मैं उसकी विशेष सराहना करते हुए तालियों के साथ शायद 20 साल बाद मैं मंच में बोलने का मौका मिला है। मेरा काम आवाज़ आकाशवाणी में देने का है, सामने कभी मैं बोला नहीं, लेकिन शीनकाब निज़ाम साहब आत्म प्रशंसा को जो आप श्लाघा मान रहे हैं, उनका मैं मुरीद 1980-81 में था। चुभन ये पीठ में कैसी है, मुड़ के देख तो ले, कहीं कोई तुझे पीछे से देखता हो। मेरी डायरी में आज तक वो नोट है, इन्होंने लिख के दिया था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब से दीवानगी की हद तक इनकी शायरी के हम मुरीद हैं, प्रशंसक हैं। उस आदमी के को सुनना, जैसा राजेश भाई ने कहा, पूरी रात ललित व्यास गजलें गा रहे थे शीनकाब निज़ाम की, और हम 12 लोग थे, जगे रहे, शायद 4 या 4:30 बजे हम सोए होंगे। तो आप सोचिए कि आपको कितने लोग कहाँ कहाँ प्यार करते हैं, चाहे वो आपको सामने प्रदर्शित करें न करें, उनमें से एक मैं भी हूँ।
भाई अशोक व्यास ने बहुत ही गंभीर विषय मुझे दे दिया। गंभीरता मुझे आती नहीं। अभी सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे आपस में अपने बालों को लेकर। मैंने कहा क्राफ्टिंग कराने जाए तो हरिदास व्यास को साथ लेके जाए, तो सारी तो शीरकाज़ निजाम साहब को तो मैं मतलब छाती से चिपका के ले जा। सो सहज बनाने के लिए बोल रहा हूँ। जीवन जीने की कला मुझे नहीं आती। मैंने जीवन जिया या न जिया मुझे नहीं पता। और कर्म मेरे लिए एक ऐसी भूमि थी, स्टूडियो का माइक और स्टूडियो का बॉक्स, स्टूडियो के एडिटिंग टेबल, 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे एक पैशन की तरह मैंने उसमें बिताया और उसने मुझे बहुत दिया। सेटिस्फेक्शन की बात न करें तो भी विदेशों में जब आप उड़ते हैं, आकाश में आप जब पहुंचते हैं और विदेशी लोगों के बीच में जब आप अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं तो लगता है कि वो बावड़ा बीकानेर का सप्लीमेंट्री से पास होने वाला इस तरह से फ्रांस में कोई अवार्ड ले रहा है और 40 देशों के लोग सुन रहे हैं, तो अब लगता है कि यस कर्म ने मुझे कुछ फल दिया। और ये दोनों जो पुरुष यहाँ बैठे हैं तीनों ही, ये कर्म के भीष्म हैं। अशोक जी जब कविता लिखना शुरू करते हैं तो 365 दिन रोज एक कविता इनकी फेसबुक में आती थी। तो ऐसा जुनून और झक्की आदमी मैंने बहुत कम देखा। शीलकाज़ साहब के बारे में तो क्या बोले, मुझे बस एक मलाल है, वो मैं आज उस मंच पे रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। ये आदमी कहाँ होना चाहिए, और उस सब के लिए बहुत अच्छी बात है। ये इनकी सोच को इनके साथ रहने दें। मैं मेरी सोच की बात कर रहा हूँ कि भारत की चुनिंदा 10 हस्तियों में से ये एक होने चाहिए। और क्यों नहीं है, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मतलब मैं अपने आप को ब्राह्मण कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये किसी और, अब ये बहुत विवाद का विषय हो सकता है। मैं मरसिया पढ़ रहा हूँ, जीवित मरसिया पढ़ रहा हूँ ये, पर क्योंकि मैं अगर इस चीज को नहीं हल्का कर पाऊंगा तो अपने मन में एक आत्मग्लानि लेके जाऊंगा। और ये अवसर मुझको दे दिया अशोक ने, तो अब जब हथौड़े से क्या डरना। हमें गंभीरता से हमको इस स्टेज से परे रह के, अशोक भाई ने बहुत प्रयास किया, अमेरिका में बड़े बड़े इंटरव्यू लिए। मैंने भी इनका FM में तब इंटरव्यू लिया था 2002 में। इतने युवा मतलब पागलों की तरह फोन कर रहे थे इनकी शायरियों के बारे में पूछ। इतनी बड़ी देशों में कहीं भी चले जाएं, ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नाम है, लेकिन क्या हम वो सम्मान दे पाए? ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे बहुत अफसोस है। मैं मतलब अपना जन्म समझता हूँ कि मैं निरर्थक हूँ अगर इस प्रयास में कहीं मेरे कोई कमी, मैं कुछ कर पाऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। आप लोगों से भी सिर्फ निवेदन है, जीवन जीने की यही कला है कि कितने बड़े कलाकार को हम कहाँ ले जा सकते हैं, हमें ले जाना चाहिए। ये एक बहस का विषय है, विवाद का विषय है। सोचिए, आत्मचिंतन करिए। मेरे मन में ये था, सिर्फ इसीलिए मैं स्टेज पे आया। जीवन जीने का कोई मेरे पास अनुभव नहीं है जो मैं बांटूं, सिर्फ मेरी यही एक मन की बात थी। अशोक, थैंक यू सो मच।